स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस और हमारा टॉपिक है सेल या कोशिका। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 8 में भी आता है और क्लास 9 में भी आता है। मतलब ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। और क्लास 8 में कौन सा चैप्टर आता है? इसमें क्लास 8 में आता है चैप्टर नंबर 8 और क्लास 9 में आता है चैप्टर नंबर 5। तो सेल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कोशिका। क्या होता है इसका मतलब? कोशिका। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेल होती क्या है। द स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी। स्ट्रक्चरल को हम बोलते हैं संरचनात्मक। फंक्शनल को क्या बोलते हैं? कार्यात्मक। यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं या कोशिका बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना कि सेल्स क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे इस बॉडी में क्या होती है? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, या हमारी किडनी होगी स्टूडेंट्स, या हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गेनल्स हो गए सिस्टम। तो उसका मतलब क्या हो गया? सबके लिए क्या होती है? अलग अलग सेल्स काम करती है या अलग अलग सेल्स का ग्रुप काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक्स के बारे में या फंडामेंटल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चाहे आपकी प्लांट सेल हो, चाहे आपकी एनिमल सेल हो, चाहे आपकी मल्टी सेलुलर में सेल हो या यूनिसेलुलर में स्टूडेंट्स, तो कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सब में कॉमन होती है कि हम जिसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ सेल्स। कि कोशिका के कितने भाग होते हैं, सेल्स के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी कोई भी सेल हो उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? केंद्रक, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा मेरा पार्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तीसरा मेरा पार्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी सेल का सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? एक तो डीएनए होता है स्टूडेंट्स। तो डीएनए जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, इस डीएनए में हमारा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स। क्रोमोसोम्स, या इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? गुणसूत्र बोलते हैं स्टूडेंट। तो समझिए ना बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? एक तो डीएनए होता है, एक चीज और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं? केंद्रक झिल्ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा? केंद्रक झिल्ली। और एक पार्ट कौन सा होगा? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स। और डीएनए के अंदर और चीज क्या होती है? डीएनए क्या करता है? हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे जो गुण होते हैं, जैसे किसी के चेहरा किसी फैमिली मेंबर से मैच कर रहा है, तो वो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्टूडेंट्स। तो वो क्या करता है? डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट समझिए ना। तो इसका सब, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। अब स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? जो आपका जो न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या होता है? पदार्थों का क्या होता है? आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ऑक्सीजन अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई स्टूडेंट्स। तो ये क्या करता है? उनको, उनके फ्लो को या उनके प्रवाह की गति को क्या करता है? कंट्रोल करता है या नियंत्रित
करता है स्टूडेंट्स। मतलब ये कुछ एक पदार्थों को ही अंदर आने देगा जो इसकी झिल्ली के आकार के बराबर होंगे या उसमें, समझते हैं स्टूडेंट्स, अगर उससे बड़े होंगे तो उन पदार्थों को ये अपने अंदर आने नहीं देगा या उन मटेरियल्स के फ्लो को ये अलाउ नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं दूसरा नाम। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये किससे मिलकर बनती है स्टूडेंट, ये जिस मटेरियल से मिलकर बनती है उसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लिपिड्स तो आपने वर्ड सुना ही होगा कि प्रोटीन के टूटने से क्या बनते हैं, एक तो अमीनो एसिड और एक क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, लिपिड्स बनते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके दो काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो क्या बोलते हैं ओस्मोसिस, एक क्या डिफ्यूजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हम कह सकते हैं कि कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होती है, कोशिका के ऊपर जो एक छलनी जैसा एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती थी, केंद्रक की झिल्ली, वैसे क्या होती है, कोशिका की झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थ को, प्रवाह को या फ्लो को कंट्रोल करती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ये न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो मेरा जो साइटोप्लाज्मा जिसको हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो ये क्या होता है, ये केंद्रक से या केंद्रक झिल्ली के बाहर वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये दोनों चीज उसी में आती है जो केंद्रक से बाहर वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया ना कि ये क्या करती है, अपने अंदर से आने वाले पदार्थों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और किस मटेरियल से मिलकर बनती है, फॉस्फोलिपिड्स। एक बार ये आप दोबारा सुन लो, इस मटेरियल का नाम क्या था, फॉस्फोलिपिड्स स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब ये कंट्रोल कैसे करती है, तो स्टूडेंट्स हमारी दो प्रोसेस होती है साइंस में, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन को हम बोलते हैं विसरण और ओस्मोसिस को क्या बोलते हैं, प्रासरण स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो डिफ्यूजन होती है ना वो ओस्मोसिस ही होती है, या ये कह लो कि जो ओस्मोसिस है ना डिफ्यूजन का एक टाइप है, उसका एक प्रकार है। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन के बारे में आपको बताता हूँ कि सेल्स के अंदर क्या आती है, ऑक्सीजन आती है और बाहर क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ऑक्सीजन कब आएगी, जब अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, या ये कह सकते हैं कि अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना है किसी भी मटेरियल का। तो जैसे एक मैं एग का एग्जांपल देता हूँ, अंडे का। तो अंडे के अंदर पहले लिक्विड होता है, बट जब हम उसको पानी में गर्म करते हैं तो पानी की जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, जो गर्मी होती है, और उसकी लेयर के थ्रू या उसकी झिल्ली के थ्रू या उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से अंदर आती है। वो जब उसमें अंदर आती है तो अंदर वाला जो लिक्विड वाला हिस्सा वो भी क्या होगा, सॉलिड वाले हिस्से में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, कि किसी भी पदार्थ का ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करना, हाई से लो की तरफ फ्लो करना डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन इसमें दोनों का हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी, द्रव का भी और गैस का भी। लेकिन जो ओस्मोसिस है ये शब्द केवल लिक्विड के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जब अंदर CO2 ज़्यादा हो जाएगी उसको बाहर भेज देगी, जब अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छलनी की तरह होती है स्टूडेंट्स। और ये बस आपको ध्यान रखना है, ये किस मटेरियल से मिलकर बनती है, दोबारा बता देता हूँ, फॉस्फोलिपिड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये दो पार्ट हमने कर लिए। पहला पार्ट क्या था, न्यूक्लियस, दूसरा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, और फिर तीसरा पार्ट कौन सा स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के बाहर वाला हिस्सा होता है, और ये एक फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड या एक जालीदार पदार्थ होता है, जैसे जेली होगी ना, जेली जैसी होती है वो ना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है
कि वो थोड़ा थोड़ा जैसे शहद की तरह हो गया, जैसे हनी की तरह हो गया। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, ये और कौन कौन से मैटर इसके अंदर होते हैं, एक होता है स्टूडेंट्स साइटोसोल्स, ये किससे मिलकर बनता है, साइटोसोल्स। और दूसरे कौन से हो गए, ऑर्गेनेल्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, या हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को कोशिका अंग। ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे तो स्टूडेंट्स ये कोशिका अंग हमारे 5-6 टाइप है, बट जो मेन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन कौन सा स्टूडेंट्स, मेन हमारे है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा होगा ER, इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा पार्ट क्या होगा मेरा, गोल्गी अपर्चर्स, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं इसके बारे में बताता हूँ सबको। जब हमारी सेल्स बनती है, सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोटीन के टूटने से, प्रोटीन के ब्रेक डाउन होने से, या प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है तब हमारी क्या होती है, सेल्स नहीं बनती है। तो उस प्रोसेस में एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, ऊर्जा फॉर्म में बनती है ATP। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म ये होती है, दोबारा बता देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में वो ऊर्जा या एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जो ऊर्जा जो स्टोर होगी ना, वो किस पार्ट में स्टोर होगी, तो ऊर्जा जो जिस पार्ट में स्टोर होगी स्टूडेंट्स, उस पार्ट्स का नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम जनरली पावर हाउस भी बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जनरली। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, बिकॉज इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्योंकि यह ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेता है, किस अवस्था में, ATP की अवस्था में स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मेरा दूसरा पार्ट क्या है, ER, इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स इसके भी दो पार्ट हो गए, ER के दो पार्ट कौन कौन से हो गए, एक होता है स्टूडेंट्स स्मूथ, और एक होता है स्टूडेंट्स रफ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो रफ पार्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन टूटते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, या प्रोटीन के टूटने से एंजाइम पैदा होते हैं। लेकिन जो स्मूथ पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्टूडेंट्स, फैट मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फैट के जो अणु है वो ग्लाइसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बार दोबारा बता दें स्टूडेंट्स, जो ER होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो हिस्से होते हैं, एक रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, या प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तीसरा मेरा पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, गोल्गी अपर्चर्स, या इसको बोलते हैं हम गोल्जी उपकरण। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका काम होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। पैकेजिंग का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कोरियर वाला कोई भी चीज भेजता है तो पहले इसको पैकेज करता है। ठीक है। और मॉडिफिकेशन का मतलब उसके अंदर क्या परिवर्तन लाना है। अब स्टूडेंट्स जो एनर्जी हमारी बनी जब हमारी सेल्स का डिवीजन हुआ या फॉर्मेशन हुई, तो वो एनर्जी किस अवस्था में हमें शरीर के किस हिस्से तक भेजनी है, ठीक है, या किस फॉर्म में हमें किस पार्ट तक कैसे भेजनी है, वो चीज़ क्या डिसाइड करता है, गोल्गी अपर्चर्स। दोबारा बता देता स्टूडेंट्स, जो गोल्गी अपर्चर्स इस बात को डिटरमाइन करता है कि एनर्जी को कैसे हमें मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब उसमें हमें क्या चीज लाना है और किस तरह से हमें भेजनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किडनी है उसको अलग हिसाब से चाहिएगी, हमारा जो टो होता है नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको अलग हिस्से से, ठीक है, हार्ट को अलग हिस्से से, ठीक है, और हमारा ब्रेन है उसको अलग हिसाब अलग तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज कौन डिटरमाइन करता है, गोल्गी अपर्चर्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स
अब तक मैंने ये थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में या बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।